गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया। एक बार फिर से गायत्री ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लास्ट डे हम बात कर रहे थे आपसे अम्ल तथा क्षारों की पहचान से संबंधी। हमने अम्ल तथा क्षारों की आपको बेसिक पहचान बताई थी। आपको बताया था कि जो अम्ल होते हैं और जो क्षार होते हैं उनको हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो मैंने कुछ आपको उनसे संबंधी बताया था और अपने तरीके से बताया। ज़्यादातर जो होते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि जिनके अंदर क्या दिखाई देता है, आपको हाइड्रोजन दिखाई देता है। जिनके आगे वे पदार्थ जिनके आगे क्या जुड़ा हुआ होता है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, वो कहलाते हैं आपके अम्ल। और जिनके पीछे OH आयन जुड़े हुए होते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन जुड़े हुए होते हैं, वो आपके कहलाते हैं क्षार। यहाँ तक हमने बताया था कि जैसे हाइड्रोजन आयन पहले जुड़े हुए हैं वो तो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। जैसे HCl, इसमें पहले क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और जिनके पीछे OH जुड़ा होता है वो क्या होते हैं आपके, वो होते हैं आपके क्षार। वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। वो जैसे हम देखें तो NaOH क्या बन गया, क्षार। मैंने बताया था आपको पीछे OH दिखाई दे तो वो क्या होते हैं, आपके क्षार होते हैं। और आगे आपको हाइड्रोजन जुड़ा हुआ दिखाई दे तो वो क्या कहलाते हैं, आपके अम्ल कहलाते हैं। तो ये क्या हो गया, अम्ल। कल मैंने आपको ये पहचान बताई थी। आज हम बात करेंगे अम्ल तथा क्षारों के भौतिक गुणधर्म। तो सबसे पहले अम्लों के बारे में बात करते हैं कि अम्लों के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। अम्लों के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। अम्लों के भौतिक गुणधर्म के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा अम्लों के भौतिक गुणधर्म। अम्लों के भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म सबसे पहले पढ़ेंगे अम्लों के भौतिक गुणधर्म। देखो, मैंने सबसे पहले कल आपको बताया कि जो अम्ल होते हैं इनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एसिड कहा जाता है। एसिड शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, एक लैटिन भाषा का शब्द होता है। लैटिन भाषा का शब्द होता है एसिडस। एसिडस से ये एसिड शब्द लिया गया है और लैटिन भाषा में एसिडस शब्द का अर्थ होता है खट्टा। तो इसलिए एसिड शब्द का अर्थ क्या निकल के आता है, खट्टा। तो इसका पहला भौतिक गुणधर्म जो होता है ये होता है आपका कि जो अम्ल होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वाद के अंदर खट्टे होते हैं। तो पहला भौतिक गुणधर्म क्या है इसका कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो लिटमस पत्र होता है, लिटमस पत्र जो होता है ये कल मैंने आपको बताया था नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को, लिटमस पत्र को
क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। तीसरा पॉइंट, ये जल के अंदर, जल में विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं। जल के अंदर पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? ये घुल जाते हैं। जल में क्या हो जाते हैं? पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, विलय होते हैं, घुलनशील होते हैं। यदि ये जल के अंदर घुल रहे हैं तो ये चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं ये? विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। पांचवा पॉइंट है कि जो अम्ल होते हैं, अम्लों की जो पीएच होती है, अम्लों की पीएच जो होती है वो 7 से कम होती है, 7 से कम होती है। अम्लों की पीएच का मान क्या होता है? 7 से कम होता है। कितना होता है? अर्थात 7 से हम 0 तक चलते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 से क्या होगी? कम होगी अम्लों की पीएच का मान। पीएच के बारे में हम इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे, तब हम पीएच के बारे में आपको बताएंगे। तो ये बेटा मुख्य रूप से अम्लों के जो भौतिक गुणधर्म होते हैं, ये होते हैं, आपको पढ़ने को मिलते हैं कि जो अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, उल्टा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। वो क्षार वाले को अम्ल में लिख देते हैं, अम्ल वाले को क्षार में लिख देते हैं, उल्टा सीधा कर देते हैं। इस उल्टे सीधे को हम आपको याद रखाने के उद्देश्य से आपको हम एक ऐसा ढक्कन नियम बताते हैं जिससे आप कभी इसको नहीं भूल पाओगे। मान लिया कि आपकी क्लास में 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों का नाम है, एक का तो नाम है अनिल, नाम याद रखना है जिससे आप भूल ही नहीं सकते, इसको कभी भी गलती नहीं होगी आपको। लिटमस पत्र को कौन कैसा करता है उसको भूलने के लिए मैंने बता दिया, उसको भूलने से बचने के लिए आप इन 2 आपके विद्यार्थियों के नाम ध्यान रखने हैं आपको। कि मान लो आपकी क्लास के अंदर 2 विद्यार्थी हैं, एक अनिल है और दूसरा है छालानी। दूसरा विद्यार्थी क्या है? छालानी। तो आप इसको इस ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं। ये ट्रिक होती है कैसे? ए का मतलब होता है अम्ल, ए का मतलब क्या है? अम्ल। नी का मतलब क्या है? नीले। और ले का मतलब क्या है? लाल। तो ये अम्ल होते हैं, ये नीले को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। लिटमस पत्र अर्थात नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। और जो क्षार होते हैं, क्षा का मतलब क्षार, ला का मतलब
लाल और नी का मतलब नीला। तो ये क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। क्षार जो होते हैं तो इन दो नामों से हम इनको ध्यान रख सकते हैं। ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक के जरिए आप गलती नहीं कर पाओगे। तो आपको मानना है कि आपकी क्लास में दो व्यक्ति हैं और दोनों स्टूडेंट के नाम है आपके, एक का नाम है अनिल और दूसरे का नाम है जालानी। आपको ध्यान रखना है, एक का मतलब अम्ल, नी का मतलब नीले को क्या कर देते हैं, ले का मतलब लाल। नीले को लाल करने वाले क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, और जो लाल को नीला करते हैं वो क्या करते हैं, क्षार। तो वो दो नाम आपको याद रखने हैं जिससे आप कभी भी गलती नहीं कर पाओगे। इसमें अंतर, जब अम्ल और क्षार में अंतर पूछता है तो उल्टा लिख देते हैं आप लोग। तो उन दो शब्दों से आप इसको कभी नहीं भूल पाओगे। तो ये आपके कुछ अम्लों से संबंधी जो भौतिक गुणधर्म होते हैं, अम्लों के जो भौतिक गुणधर्म होते हैं, ये मुख्य रूप से इतने भौतिक गुणधर्म होते हैं कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जल में विलय होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, और अम्लों की जो पीएच का मान होता है वो कितना होता है, 7 से कम होता है। क्लियर बात? ये अम्लों के क्या हैं, भौतिक गुणधर्म। तो अब हम बात करते हैं अम्ल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अम्ल मुख्य रूप से, अम्लों को हम मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड करते हैं। अम्लों के यदि प्रकार पढ़ते हैं तो अम्ल मुख्य रूप से, अम्लों के प्रकार में हम बात करें कि अम्ल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अम्ल के प्रकार जब पढ़ेंगे तो हम अम्ल के प्रकार से संबंधित, अर्थात दो प्रकार के आपको अम्ल होते हैं। पहला होता है आपका प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, और दूसरे होते हैं आपके दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। अम्ल के प्रकार, अर्थात अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रबल अम्ल और दूसरे होते हैं आपके दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल किसे कहते हैं और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? तो बेटा ध्यान रखना, प्रबल का मतलब ताकतवर, जो अधिक ताकतवर होता है वो प्रबल होता है, और जो कम ताकतवर होता है वो क्या होता है आपका, दुर्बल होता है। क्या होता है, दुर्बल होता है। तो प्रबल का मतलब होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि अम्ल जल के अंदर क्या हो जाते हैं, विलय होते हैं। तो प्रबल अम्ल वो होते हैं जो जल के अंदर पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। जल के अंदर पूर्ण रूप से घुल जाने वाले जो पदार्थ होते हैं वो कहलाते हैं प्रबल अम्ल। वे अम्ल जो जल के अंदर पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जबकि दुर्बल अम्ल उसके विपरीत होता है, पूर्ण रूप से जल के अंदर नहीं घुल पाते हैं। दुर्बल अम्ल जल के अंदर पूर्ण रूप से घुलते नहीं हैं, इसलिए उनकी प्रकृति कैसी होती है, दुर्बल होती है। कैसी होती है, दुर्बल होती है। ठीक है ना? तो प्रबल अम्ल के बारे में मैंने बताया कि जो प्रबल होते हैं अर्थात जल के अंदर पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, वो होते हैं आपके प्रबल अम्ल।
और जो जल के अंदर पूर्ण रूप से नहीं घुलते हैं वो होते हैं आपके दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल। बेटा हम बात करते हैं कि इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो देखो सबसे जो प्रबल होता है वो कौन सा होता है? सबसे प्रबल अम्ल होता है आपका HCl। कौन सा होता है प्रबल अम्ल? HCl। यदि बात की जाए इसकी pH की तो इसकी pH का मान होता है 0। कितना होता है? 0। तो सबसे प्रबल अम्ल होता है HCl। ठीक है ना? तो बेटा HCl प्रबल अम्ल का उदाहरण होता है। HNO3 प्रबल अम्ल का उदाहरण होता है। H2SO4 प्रबल अम्ल होता है। ये आपको आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। उसके अलावा में हम यदि बात करें तो HBr HI ये भी कैसे होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। ये प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। प्रबल अम्ल ये जो अम्ल होते हैं ये अम्ल पूर्ण रूप से जल के अंदर क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। इसीलिए इनको प्रबल अम्ल कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड ये कुछ एग्जाम्पल हैं किससे संबंधित? प्रबल अम्ल से संबंधित। अब बात करते हैं दुर्बल अम्ल की, जो कि जल के अंदर पूर्ण रूप से क्या नहीं होते हैं? घुलते नहीं हैं। वो कौन कौन से होते हैं आपके? तो देखो बेटा इनका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है आपका CH3COOH, CHCOO या OOH, H2CO3, H3PO4, H2S ये सभी क्या हैं आपके? ये होते हैं दुर्बल अम्ल। कैसे होते हैं? दुर्बल अम्ल होता है। मैंने और भी एग्जाम्पल आपको बताए थे। आप यहाँ पर इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा नहीं, फिर और बड़े लेवल से हो जाते हैं वो। आपको ज़्यादा गुमराह नहीं करना चाहूँगा मैं, ठीक है? इनको ही रहने दो। अब यहाँ पर बात करें हम दुर्बल अम्ल की, तो दुर्बल अम्ल के आपको एग्जाम्पल उदाहरण मैंने अभी ये दिए हैं। इसका नाम मैंने कल आपको बताया था, ये कहलाता है आपका एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल ये होता है आपका मेथेनोइक अम्ल, ये होता है कार्बोनिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल और सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड, ये आपके होते हैं दुर्बल अम्ल। कैसे अम्ल हैं ये? दुर्बल अम्ल होते हैं। समझ में आई बात? क्लियर बात? पहचान सकते हो? आपको केवल याद रखना है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो केवल ये पूछा जाता है कि 2 प्रकार के दुर्बल अम्लों के नाम बताइए, उदाहरण दीजिए।
प्रबल अम्लों के 2 प्रकार के प्रबल अम्लों के उदाहरण दीजिए। ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है केवल, ठीक है ना। ये ध्यान रखने हैं आपके कि कौन कौन से अम्ल तो प्रबल होते हैं और कौन कौन से अम्ल दुर्बल होते हैं। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। तो मैंने बता दिया, जो पूर्ण रूप से जल में घुल जाते हैं प्रबल कहलाते हैं, और जो पूर्ण रूप से जल के अंदर नहीं घुलते हैं वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्लियर बात, आगे बढ़े। ओके, तो बेटा ये अम्ल के प्रकार हो गए। अम्ल मुख्य रूप से 2 प्रकार के आपने पढ़े हैं। तो अब बात करते हैं कि जो अम्ल हैं, आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अम्लों की प्रबलता का क्रम क्या होता है। अम्लों की प्रबलता का क्रम क्या होता है। तो हम अब पढ़ेंगे अम्लों की प्रबलता का क्रम। अम्लों की प्रबलता का क्रम। अम्लों की प्रबलता का क्रम। तो बेटा देखो, मैंने अभी बताया सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होता है। अभी मैंने फर्स्ट में लिखे थे प्रबल अम्ल, क्रम लिखना है अब आपको। देखो सबसे प्रबल अम्ल होता है HCl। सबसे प्रबल होता है, इसकी pH का मान कितना होता है, 0 होता है। दूसरा होता है आपका HNO3। उसके बाद आता है आपका H2SO4। और उसके बाद में हम बात करें, आपका आता है CH3COOH। आपको ये सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं, केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं मैं। प्रबलता का क्रम कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, ये क्रम पूछ लिया जाता है। बढ़ते हुए क्रम में लिखो या घटते हुए क्रम में लिखो, किसी भी तरीके से आपसे प्रबलता का क्रम पूछ लिया जाता है। और इन चारों के अलावा में आपको और कोई अम्ल नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है ना। इससे पहले आता है यहाँ से H2SO4 से HBr और HI आते हैं। यदि हम बात करें तो आगे की क्लासों में हम पढ़ेंगे, लेकिन आपके लेवल के हिसाब से केवल इतना पूछा जाता है और ये क्रम आपको ध्यान रखना है। केवल इन एग्जाम्पल को आपको ध्यान नहीं देना है और आपको नहीं लिखना है। आपके सिलेबस के अंदर ये नहीं मिलते हैं, आपके सिलेबस में भी नहीं दिए हुए हैं। तो बेटा ये अम्लों की प्रबलता का क्या होता है, क्रम होता है। सबसे जो प्रबल होता है वो होता है HCl। उसके बाद में आता है आपका नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और फिर आता है आपका एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं इसको, ठीक है। दिक्कत कोई? ये इसकी प्रबलता है, ये प्रबलता का आपसे प्रबलता का क्रम आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इस क्रम को भी आपको बताया है, ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके बाद में हम बात करते हैं क्षार से संबंधित। क्षार के भौतिक गुणधर्म। देखो ये आपने पढ़े हैं अम्लों के प्रकार, अम्लों के भौतिक गुणधर्म और अम्लों की प्रबलता का क्रम। इसी तरीके से यदि हम देखें तो क्षारों के जो भौतिक गुणधर्म होते हैं, तो क्षारों के भौतिक गुणधर्म
क्षारों के भौतिक गुणधर्म की बात करें तो वो ये होते हैं, मैं आपको बता भी चुका हूं। पहला होता है कि ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं। दूसरा है अम्लों से संबंध के हिसाब से लेके चलूंगा आपको। पहला स्वाद हो गया, दूसरा बताया था मैंने झालानी कि ये जो लिटमस पत्र होता है उसको कैसा करते हैं, ये लाल को क्या कर देते हैं, नीला कर देता है। झालानी से आपको ध्यान रखना है। तो ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ये मैं बता चुका हूं अभी आपको। इसके लिए आप कोष्टक में यहाँ पर लिख भी सकते हैं। इसको आप किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, झालानी के हिसाब से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। झालानी। तीसरा है ये जल में विलय होते हैं, विलय होते हैं। चौथी बात करें, ये स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकने होते हैं, चिकने होते हैं। स्पर्श जब हम इसको छू के देखते हैं तो ये जो क्षार होते हैं वो कैसे होते हैं, चिकने होते हैं। ठीक है ना। अगली बात करें, जब ये क्षार जल के अंदर पूर्ण रूप से विलय हैं, जल में घुल जाते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। क्लियर बात। अगली बात करें, इनकी पीएच का मान, इनकी पीएच का मान 7 से अधिक होता है, अधिक होता है। इनकी पीएच का मान 7 से कितना होता है, अधिक होता है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है ना, 14 तक होता है। 7 से अधिक होगा, यदि 7 से अधिक किसी की पीएच है तो वो क्या है, क्षार है। यदि 7 से किसी की पीएच का मान कम है तो वो क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल। क्लियर।
तो बेटा ये क्षारों से संबंधी कुछ भौतिक गुणधर्म होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, ये जल में विलय होते हैं और जब यदि हम इनको स्पर्श करके देखते हैं तो ये चिकने आपको दिखाई देते हैं और ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं और इनकी पीएच का मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। इसी प्रकार से बेटा यदि हम बात करें अगले टॉपिक से संबंधित, जैसे अम्ल आपने 2 प्रकार के पढ़े हैं, एक तो प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल। उसी तरीके से क्षार भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। वो 2 प्रकार, पहला होता है प्रबल क्षार, प्रबल क्षार प्रबल क्षार मैंने बताया अभी, प्रबल का मतलब जो ज्यादा ताकतवर होता, ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो प्रबल नाम से मालूम हो जाना चाहिए, प्रबल होगा वो प्रबल क्षार। तो प्रबल का मतलब आप कैसे लिख रहे हैं कि वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वे क्षार जो जल के अंदर क्या हो जाएंगे, पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, आयनित तो हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके प्रबल क्षार कहलाते हैं। जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH, इसका नाम क्या होता है, Na मतलब सोडियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। ठीक है। दूसरा होता है आपका KOH, KOH ये भी क्या है, प्रबल क्षार का एग्जाम्पल होता है। इसका नाम क्या होगा, K मतलब पोटेशियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, तो नाम क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर बात। और यदि देखें और बात करें हम, तो देखो बेटा आपसे BaOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। आपके वैसे सिलेबस में आपको BaOH नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 3 या 4 आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने होते हैं। उसके बाद में हम बात करें तो CaOH का होल ट्वाइस, मुख्य रूप से इसको भी हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सम्मिलित कर सकते हैं, नहीं इनको हम मुख्य रूप से दुर्बल क्षार के अंदर मानते हैं। CaOH को आपके सिलेबस में ये मिनिमम आपको ये मिलेगा और ये मिलेगा, 3 है आपको, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने उसको आपको प्रबल क्षार के अंदर लिखा है। उसके बाद में आते हैं आपके दूसरे नंबर के दुर्बल क्षार। दुर्बल
क्षार, दुर्बल क्षार। तो देखो मैंने वही आपको अम्लों से संबंधित जो परिभाषा बताई। दुर्बल क्या होंगे? जो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलते हैं, वो क्या होते हैं? आपके दुर्बल क्षार होते हैं। क्या होते हैं? दुर्बल क्षार होता है। जो जल के अंदर पूर्ण रूप से नहीं घुल पाते हैं वो होते हैं आपके दुर्बल क्षार। क्लियर बात? जैसे हम देखें NH4OH, NH4 का मतलब अमोनियम। क्या होता है? NH4 मतलब अमोनियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम है इसका? रासायनिक नाम क्या होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और बात करें MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम इसका? रासायनिक नाम क्या है? Mg मतलब मैग्नीशियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर बात? यदि और बात करें अगला एग्जांपल AlOH का होल थ्राइस, शायद मैंने कल आपको ट्वाइस लिखा है, सॉरी गलती के लिए, यहाँ पर थ्राइस कर लेना। AlOH का होल थ्राइस, जो लास्ट वीडियो थी उसमें आपको ट्वाइस लिखा हुआ है, यहाँ पर ये थ्राइस है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? कितनी होती है? 3 होती है। मैंने आपको बताया अणुसूत्र निकालना आपको कई बार। तो AlOH इसकी संयोजकता -1, इसकी कितनी होती है? तो आप इसका वज्र गुणा करेंगे तो Al मतलब 1, कितना है? A, OH कितने हैं? 3। तो क्या निकल के आता है आपके पास में? AlOH का होल थ्राइस। तो बेटा ये आपके होते हैं दुर्बल क्षार। आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से होते हैं दुर्बल क्षार, कौन कौन से होते हैं प्रबल क्षार, कौन कौन से होते हैं प्रबल अम्ल, कौन कौन से। यहाँ से कभी कभी डाल देता है, 1 नंबर का प्रश्न आपको डाल देता है वो कि 2 प्रकार के प्रबल क्षारों के नाम बताइए, 2 प्रकार के प्रबल अम्लों के नाम बताइए, आपको डाल देता है वो। ठीक है ना, ध्यान रखना। और NaOH, इसकी pH का मान भी ध्यान रखना है आपको। इसकी pH का मान होता है 14। कितना होता है? 14। जैसे हम H2SO4 को अम्लों का राजा कहते हैं, अम्लों का राजा कहते हैं, उसी प्रकार से NaOH को क्षारों का राजा कहा जाता है, क्षारों का राजा कहा जाता है। किसको? NaOH। ठीक है, बात क्लियर? बात कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, हम बात करते हैं बेटा अब जैसे आपने उसी टाइप में लेके चलेंगे। हमने भौतिक गुणधर्म पढ़े क्षारों के, उसके बाद उनके प्रकार पढ़े, 2 प्रकार हो गए, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। उसी प्रकार से हम अब पढ़ते हैं क्षारों की प्रबलता का क्रम। क्षारों की जो प्रबलता होती है उसका क्या क्रम होता है? तो देखो बेटा, क्षारों की प्रबलता का हम प्रबलता की क्रम की बात करें तो इनकी प्रबलता का क्रम क्या होता है? देखो
मैंने अभी बताया है आपको कि जो सबसे प्रबल होता है वो कौन होता है, क्षारों का राजा कौन होता है, वो ही सबसे ज्यादा प्रबल होता है। कौन होता है क्षारों का राजा? NaOH। NaOH को क्या कहा जाता है? क्षारों का राजा कहा जाता है। तो बेटा देखो, क्षारों की प्रबलता का क्रम। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको सबसे प्रबल कौन होता है? NaOH। क्या होता है? NaOH। उसके बाद में आपका आता है KOH। क्या होता है? KOH। उसके बाद में हम बात करें तो आपका आता है क्षारों की प्रबलता के क्रम की बात करें तो अब आपका आता है CaOH का होल ट्वाइस। उसके बाद हम बात करें तो आता है आपका NH4OH। क्या आता है? NH4OH। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, बस केवल ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इनकी प्रबलता का क्रम पूछा जाता है आपसे। क्षारों की प्रबलता का घटता या बढ़ता हुआ क्रम आपसे पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है आपको, ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि सबसे प्रबल होता है NaOH, उसके बाद KOH, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर आता है आपका NH4OH। इनसे बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं जो इनसे पहले आते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये मैंने बताए हैं। आपके सिलेबस में केवल इनसे संबंधित बात की गई है, तो आपकी केवल उनकी प्रबलता को मैंने यहाँ पे प्रदर्शित किया है, ठीक है ना। तो ये होती है आपके क्षारों की प्रबलता का क्रम। आगे और यदि लिखना चाहें आपको ये भी मिल जाएगा MgOH का होल ट्वाइस, इसके बाद में AlOH का होल थ्राइस। ये भी आप आगे लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी अम्ल और क्षारों से संबंधी जो भौतिक गुणधर्म होते हैं उनके, ये बात हो गई उनसे संबंधित दोनों की, अम्ल और क्षारों के दोनों के आपने भौतिक गुणधर्म, उनके प्रकार और उनके प्रबलता को हमने अभी बताया आपको। तो अब हम बात करते हैं जो अम्ल और क्षार हैं इनकी परिभाषाएं हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा अम्ल तथा क्षारों को अपने अलग अलग आधार मान के उनको परिभाषित किया है। अलग अलग आधार मानकर उनको क्या किया है? परिभाषित किया है। तो हम बात करेंगे अम्ल तथा क्षारों की परिभाषाएं। अम्ल तथा क्षारों की परिभाषाएं। तो देखो बेटा, विभिन्न वैज्ञानिकों ने अम्ल तथा क्षारों को अलग अलग आधार मानते हुए परिभाषित किया है। आपके सिलेबस में केवल 3 वैज्ञानिकों से संबंधी परिभाषाएं दी गई हैं और मैं एक बार आपको तीनों वैज्ञानिकों के आधार बताता हूं। तीनों वैज्ञानिकों ने किसे आधार मान के अम्ल तथा क्षारों को परिभाषित किया था, ठीक है ना।
ध्यान से समझना है बेटा, यहाँ से आपसे प्रश्न बनते हैं। अब तक आपने पढ़ा है, शायद उनमें से आपको कोई भी प्रश्न नहीं मिले, लेकिन अब यहाँ से जो चैप्टर की मेन शुरुआत जो होती है, यहाँ से प्रश्न बनना प्रारंभ होता है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में प्रश्न उठते हैं, ठीक है ना। तो इनको आपको अब ध्यान से समझना है। तो अम्ल तथा क्षारों की परिभाषाएं, मुख्य रूप से अम्ल तथा क्षारों को परिभाषित 3 वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। सबसे पहले आए थे आपके आरेनियस। आरेनियस के द्वारा सबसे पहले अम्ल तथा क्षारों को परिभाषित किया गया था। किसके द्वारा? आरेनियस के द्वारा सबसे पहले अम्ल तथा क्षारों को क्या किया गया था? परिभाषित किया गया था। उसके बाद में हुए थे आपके 2 वैज्ञानिक थे, एक तो ब्रोंस्टेड एवं लोरी। ब्रोंस्टेड एवं लोरी, ये 2 वैज्ञानिक थे। इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा अम्ल तथा क्षारों को परिभाषित किया गया था। ब्रोंस्टेड एवं लोरी संकल्पना कहते हैं जिसे, ब्रोंस्टेड लोरी संकल्पना। ये दोनों वैज्ञानिक ने अम्ल तथा क्षारों की अलग अलग परिभाषाएं दी थी। और उसके बाद में तीसरे वैज्ञानिक थे आपके लुईस। तो इन 3 वैज्ञानिकों के द्वारा अम्ल तथा क्षारों को परिभाषित किया गया था। और इन तीनों वैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से अपने अलग अलग आधार चुन के अम्ल तथा क्षारों को परिभाषित किया था। तो ये आपको आधार, जो मैं आधार बता रहा हूं, ये अभी से आपको दिमाग में सेट हो जाने चाहिए। ये आधार आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि आरेनियस के द्वारा कौन से आधार चुना गया था, ब्रोंस्टेड लोरी ने किसे आधार मान के अम्ल तथा क्षार को परिभाषित किया था, लुईस ने किसे आधार मान के अम्ल तथा क्षारों को परिभाषित किया था। तो मैं तीनों के आपको आधार बता रहा हूं कि आरेनियस के द्वारा किसे आधार माना गया था। तो बेटा देखो, तीनों के आधार में बता रहा हूं। जो आरेनियस थे उसके द्वारा जो आधार माना गया था वो माना गया था हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्साइड आयनों को। हाइड्रोक्साइड आयनों को आधार माना था। किसने? आरेनियस ने। आरेनियस ने किसे आधार माना? हाइड्रोजन को तथा हाइड्रोक्साइड आयनों को अपना आधार माना था। ब्रोंस्टेड लोरी ने जो अपना आधार माना था वो माना था प्रोटॉन को। किसे आधार चुना? प्रोटॉन को। और जो लुईस थे उसने अपना जो आधार चुना था वो चुना था इलेक्ट्रॉन युग्म। इलेक्ट्रॉन युग्म को आधार मानकर अम्ल तथा क्षारों को परिभाषित किया था। तो बेटा तीनों वैज्ञानिकों के ये आपको आधार ध्यान रखने हैं। इसी के इन आधारों की, जो ये आधार हैं, इन्हीं के आधार पर हम परिभाषाएं निकालेंगे अम्ल तथा क्षार की। कैसे देखते हैं हम? आरेनियस की बात करते हैं तो आरेनियस ने कहा था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, किसी को हाइड्रोजन आयन अपने आप में से क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं, वो तो कहलाते हैं अम्ल। और
जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो कहलाते हैं आपके क्षार। तो ये आधारित तो काम में लिया ना हमने, अर्थात हाइड्रोजन देने वाले अम्ल और हाइड्रोक्साइड आयन देने वाले क्षार कहलाते हैं। ऐसे ही ब्रोंस्टेन-स्लौरी ने अपना आधार माना प्रोटॉन को, तो उन्होंने बताया कि जो प्रोटॉन देने वाले होते हैं वो तो कहलाते हैं अम्ल, प्रोटॉन देने वाले होते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, और जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो कहलाते हैं आपके क्षार। क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो प्रोटॉन को आधार, ऐसे ही इसने मनाया लुईस ने इलेक्ट्रॉन युग्म को, इलेक्ट्रॉन युग्म को आधार मानते हुए इन्होंने इसका बिल्कुल, दोनों का बिल्कुल उल्टा बता दिया। इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं वो तो कहलाते हैं क्षार, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो कहलाते हैं आपके अम्ल। क्या कहलाते हैं, अम्ल। तो तीनों ने अपना अलग अलग आधार मानते हुए, अलग अलग आधार चुनते हुए अम्ल तथा क्षारों को क्या किया था, परिभाषित किया था। तो आज हम ये जो अम्ल तथा क्षारों से संबंधित तीनों वैज्ञानिकों की परिभाषाएं हैं, उनमें से सबसे पहले हम बात करते हैं आरेनियस की संकल्पना। आरेनियस संकल्पना के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो देखो बेटा, मैंने अभी बताया है आपको कि आरेनियस के द्वारा, आरेनियस जो थे उनके द्वारा आधार किसे माना गया था, आरेनियस ने किसे आधार माना था, किसे आधार माना था, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्साइड आयनों को किसे माना था, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल आयनों को अपना क्या माना था, आधार माना था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरेनियस संकल्पना की, ठीक है ना। तीनों वैज्ञानिकों से संबंधी अब हम परिभाषाएं देखते हैं। तो सबसे पहले वैज्ञानिक आते हैं आपके आरेनियस। आरेनियस ने अम्ल तथा क्षारों की क्या परिभाषाएं दी थी। तो देखो, आरेनियस के अनुसार, पहला आरेनियस के अनुसार, आरेनियस के अनुसार अम्ल तथा क्षारों की परिभाषा या संकल्पना, क्षारों की संकल्पना। तो बेटा सबसे पहले आरेनियस के द्वारा 1887 में सबसे पहले आरेनियस के द्वारा अम्ल एवं क्षारों को परिभाषित किया गया था। इसके द्वारा परिभाषित किया गया था कितने सन के अंदर, 1887 में सबसे पहले आरेनियस ने अम्ल तथा क्षारों को क्या किया था, परिभाषित किया था। तो उनके अनुसार, आरेनियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अम्ल की। आरेनियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं, उन्होंने अम्लों की क्या परिभाषाएं दी थी। तो बेटा देखते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया था, आरेनियस ने अपना आधार किसे माना था, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्साइड आयनों को माना था। किसे माना था, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्साइड आयनों को माना था। तो बेटा इनके अनुसार अम्ल क्या होंगे, आरेनियस के अनुसार अम्ल क्या होंगे, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन
देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जलीय विलयन में क्या देंगे? हाइड्रोजन आयन देते हैं। जैसे HCl, इसको यदि हम जल के अंदर घोलते हैं, जल में घोलते हैं, तो जल में घोलने पर ये आपको क्या प्रदान करेगा? किसमें डिवाइड हो जाता है? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इस तरीके से ये जल में टूट जाता है और इसमें से हाइड्रोजन क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। बात करें HNO3, तो इसमें यदि इसको हम जल में डालते हैं तो वही H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, तो वही आपको क्या मिल गई? हाइड्रोजन। अर्थात जलीय विलयन में क्या दे रही है? हाइड्रोजन आयन देता हूं। इसी प्रकार से H2SO4, इसको यदि जल में घोलते हैं तो ये भी क्या देगा? 2H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव। ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करें CH3 COOH, इसको यदि हम जल के अंदर घोलते हैं तो ये CH3 COO प्लस H हाइड्रोजन आयन देता है। ये हाइड्रोजन आयन यहां से निकालता है। ठीक है ना, ये कहलाता है आपका एथेनोएट, एथेनोइक अम्ल था ये। इसी प्रकार से हम कहें HI, तो क्या हो जाएगा? ये H पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव। और बात करें हम HBr, इसको जल में घोलेंगे तो H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। और बात करें HCN, इसको जल में घोलेंगे तो H पॉजिटिव प्लस Cn नेगेटिव। इस तरीके से यदि हम सभी को इनको जल में घोलते हैं तो जल में घोलने पर आपको क्या प्रदान करते हैं? ये हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। तो ये सभी क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल। क्लियर बात? तो आरेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या होती है? किस तरीके से परिभाषित किया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। इसी प्रकार से हम बात करते हैं अब क्षारों से संबंधी। तो देखो बेटा, वही परिभाषा हो जाएगी कि कोई भी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। क्या होते हैं? क्या कौन से आयन देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो देखो, क्षार या इन्हीं को हम क्या कहते हैं? मैंने कल आपको भस्म नाम बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव, जिनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। OH नेगेटिव आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। जैसे बात करें
OH आयन देंगे ये जल में कैसे घोलेंगे तो क्या बनते हैं OH, जैसे NaOH, इसको यदि हम जल के अंदर बोलते हैं तो इसमें से ये OH आयन क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। आयन आयन ही तो बन रहे हैं ना, आयन बनते हैं ना। मैंने आयनों के बारे में आपको बता रखा है, नहीं तो कल बात करेंगे आयन से संबंधी। आयनों का कार्य क्या होता है, आयनों के कारण ही ये किसका विद्युत धारा का चालन करते हैं, धनायन और ऋणायन। आवेशों के, ये आवेश ही है ना, धनावेश ऋणावेश, आवेशों के कारण ही विद्युत धारा का क्या होता है, चालन होता है। इसीलिए ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, क्योंकि ये जल में जैसे ही हम डालते हैं तो इनको आयनों में अर्थात ये आवेशों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें KOH, इसको यदि हम जल में घोलते हैं तो जल के अंदर घोलने पर ये K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इसी प्रकार से CaOH का होल ट्वाइस हम देखते हैं, इसको जल के अंदर घोलते हैं तो ये Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH, OH में टूट गया नेगेटिव। इसी प्रकार से NgOH का होल ट्वाइस, इसको यदि हम जल के अंदर घोलते हैं तो ये भी Mg2 नेगेटिव पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव में क्या हो जाता है, टूट जाता है। इस तरीके से जो भस्म या क्षार होते हैं मुख्य रूप से जल के अंदर घोलने पर कौन से आयन प्रदान करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करते हैं। तो ये किसके अनुसार परिभाषा हो गई, आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस ने हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्साइड आयनों को क्या मानते हुए, आधार मानते हुए अम्ल तथा क्षारों को क्या किया था, परिभाषित किया था। अम्ल तथा क्षारों को क्या किया था, परिभाषित किया था। उसके अनुसार अम्ल क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे वैज्ञानिक ब्रॉन्स्टेन-लॉरी अवधारणा। ब्रॉन्स्टेन-लॉरी अवधारणा, देखो बेटा ब्रॉन्स्टेन-लॉरी अवधारणा, इसके बारे में हम आपसे कल बात करेंगे। यहां तक आपको जो मैंने कराया है ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यदि इससे इस संबंधी यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मेरे से फोन करके आप कोई भी प्रॉब्लम पर निष्कर्ष कर सकते हो। अब तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो फोन, आपके पास मेरा फोन नंबर है, सभी के पास, ज्यादातर बच्चों के पास है, तो वो किसी को भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे से फोन करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।